चलो कविता, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो। जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक तेज रोशनी होती है और उनके शरीर जलने लगते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं, इन्हें बचाओ। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ के सुंदर घने जंगलों के बीच चंद्रपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। इस शांत और हरियाली से घिरे गांव में वीर और राघव नाम के दो भाई रहते थे। दोनों भाई एक ही परिवार के थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। राघव बड़ा था, जो बाहर से तो बड़ा नेक और ईमानदार लगता था, लेकिन अंदर से लालच और चालाकी से भरा हुआ था। वीर छोटा था, सरल, मेहनती और ईमानदार। एक दिन की बात है, जब राघव खेत में काम कर रहा था, तभी उसका एक पड़ोसी दौड़ता हुआ आया और बोला, राघव भैया, आपके पिताजी की तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, जल्दी घर चलिए। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? चलो। क्या हुआ भैया? रामू भैया, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? तू जल्दी घर चल, मैं तुझे रास्ते में सब बताता हूँ। राघव घबराकर अपने छोटे भाई वीर के साथ दौड़ता हुआ घर पहुंचा। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके बूढ़े पिताजी चारपाई पर लेटे हुए थे और पास ही वैद्य बैठे हुए थे। क्या हुआ है वैद्य जी? मेरे पिताजी को? मेरे पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना? तुम्हारे पिताजी के शरीर के अंदर बीमारी ने पूरी तरह से घर कर लिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। देखो राघव, वीर, मेरा अंतिम समय आ गया है। अब मैं ज्यादा दिन तक इस संसार में नहीं रह पाऊंगा। देखो राघव, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम ईमानदारी से सारी संपत्ति को आधा आधा हिस्सा अपने छोटे भाई से बातचीत करके बांट लेना। इतना कहकर राघव के बूढ़े पिता ने दम तोड़ दिया। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते पिताजी। पिताजी। कुछ समय बीत गया। एक दिन राघव की पत्नी कविता, जो बहुत चतुर और तेज थी, राघव से बोली, पिताजी को कहे काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तुम दोनों भाइयों को संपत्ति का बंटवारा कर देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं तो हमेशा सही कहती हूँ। मेरी बात मानो, हमारा जो खेत है वो आधा बंजर है और आधा हरा भरा। हरा भरा खेत अपने हिस्से में रखना और बंजर खेत अपने छोटे भाई को दे देना। और हाँ, जिस घर में हम रहते हैं उसके अलावा एक दूसरा घर भी है जिसकी हालत बहुत खराब है, वो तुम अपने छोटे भाई को दे देना। अच्छा, और अगर वीर ने कुछ सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब दोगे? बोल देना कि वो छोटा है और तुम बड़े हो। उसने खेत में काम करना केवल 2 साल पहले शुरू किया है, जबकि तुम बचपन से बैल की तरह अपने पिता के साथ खेत में जुत रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। ठीक है, अब से मैं ऐसा ही करूंगा। राघव बाहर से अच्छा लगता था, लेकिन अंदर से उसमें चतुराई, लालच और मक्कारी कूट कूट कर भरी थी। अगले दिन राघव अपनी पत्नी कविता के साथ और वीर अपनी पत्नी नीरा के साथ आंगन में खड़े थे। हाँ, तो बताइए भैया, आपको क्या बात करनी है जो आपने हम दोनों को बुलाया है? हाँ, तो देखो छोटे भाई पिताजी तो अब रहे नहीं, इसीलिए अब हम दोनों को संपत्ति का बंटवारा कर लेना चाहिए। लेकिन भैया, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। अरे अरे छोटे, ये सब बातें कुछ समय के लिए अच्छी लगती हैं। देखो, हमें अभी से अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, है ना? ठीक है भैया, जैसी आपकी मर्जी। हाँ, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, हमारा खेत आधा उपजाऊ है और आधा बंजर है। उपजाऊ जमीन का हिस्सा मैं रखूंगा, क्योंकि भाई मैं बचपन से ही पिताजी के साथ मेहनत करता आया हूँ, खेती करता आया हूँ, जबकि तुम केवल 2 वर्ष से खेत में हाथ बटा रहे हो। और हमारे 2 घर हैं, एक ये है और दूसरा घर। उसमें तुम अपनी पत्नी के साथ रहोगे, क्योंकि इस घर पर मैंने काफी खर्चा किया है, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा। ठीक है? ये सुनकर वीर चौंक गया। तभी उसकी पत्नी नीरा गुस्से से बोली,
ये तो सरासर अन्याय है। आप बेकार के हिस्से अपने छोटे भाई को दे रहे हैं और अच्छे हिस्से अपने पास रख रहे हैं। बड़ी आई बेकार के हिस्से वाली, जो है वो मिल रहा है। देखिए भैया, मेरी पत्नी नीरा सही कह रही हैं। खेत का आधा बंजर हिस्सा अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं खेती किस पर करूंगा। जिस दूसरे घर की आप बात कर रहे हैं वो घर नहीं बल्कि एक झोपड़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? तुम दोनों के हिस्से में वही आ रहा है तो वही ना दूंगा। अब देखो वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन बंटवारा तो ऐसे ही होगा। ये क्या बात कर रहे हैं भैया? आप गलत बंटवारा कर रहे हैं। मैं इस बंटवारे को नहीं मानता। बंटवारा होना चाहिए तो पूरा न्याय से होना चाहिए। खराब चीज हमारे हिस्से, अच्छी अच्छी चीज आपके हिस्से, ये बंटवारा होता है क्या? ये तो मनमानी है। मनमानी है तो फिर ठीक है। अगर तुम इस मामले को पंचायत में ले जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। इस गांव का मुखिया मेरा दोस्त है, वो भी मेरी ही बात मानेगा। समझ गए? अभी जो मिल रहा है रख लो, बाद में कहीं ये भी ना मिले। बेहतर यही होगा कि पंचायत तुम्हें जलील करे और कुछ ना दे। उससे अच्छा है कि ये मामला घर की चार दीवारी में सुलझा लो। वीर ने हार मान ली। ठीक है भैया। राघव ने फैसला सुनाते हुए कहा, हाँ तो फिर ठीक है भाई, हो गया फैसला। तुम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाओ। वीर आंखों में आंसू लिए अपना सामान उठाकर दूसरे घर में चला गया। वो घर नहीं बल्कि केवल एक झोंपड़ी थी। तुम्हारे बड़े भाई ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। वो पूरी तरह से बेईमानी पर उतर आए और तुमने कोई आवाज भी नहीं उठाई। मैं चाहता तो पंचायत में मामला ले जा सकता था, परंतु बदनामी तो हमारे घर की होती ना नीरा। ये सब तो ठीक है, लेकिन अब आप क्या करेंगे? क्या कभी बंजर जमीन पर अनाज उगता है? मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। भगवान ने मुझे 2 परिश्रमी हाथ दिए हैं। देखना तुम नीरा, मैं बंजर जमीन का सीना चीर कर उसमें बीज बो दूंगा, और अगर भगवान की कृपा रही तो उसी में अनाज उगाकर गांव वालों को दिखाऊंगा। अगले दिन वीर अपने बंजर खेत पर पहुंचा और हल चलाने लगा। चल वीर, शुरू हो जा अपनी इस बंजर जमीन को हरा भरा करने के लिए। आज से ही मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। इतना कहकर वीर अपना काम शुरू कर देता है। सुबह से दोपहर हो जाती है। वीर बिना रुके अपना काम करता रहता है। तभी वहां से जप्ता नाम का गांव का एक व्यक्ति अपने खेत जा रहा था। वीर को बंजर जमीन में हल चलाते हुए देखकर वो उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, अरे वीर भैया, ये क्या? ये तो जमीन बंजर है। इसमें मेहनत करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो भाई? वीर कुछ नहीं बोला और जमीन पर हल चलाता रहा। वो व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन वीर ने अपनी मेहनत करना जारी रखा। वीर कई दिनों तक अपने खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन कुछ भी उगता नजर नहीं आया। थक हार कर एक दिन वो घर पर उदास बैठा था। क्या बात है जी, आप इतने उदास क्यों बैठे हैं? नीरा, मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज मैं खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले ही कहा था, बंजर जमीन पर हल चलाने से कोई फायदा नहीं। ये सुनकर वीर रोने लगा। नीरा, काश मेरे पास एक बैल होता तो मैं इसी बंजर जमीन पर अनाज उगाकर दिखा देता, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मेरा बदन टूट रहा है मेहनत करके। ये बंजर जमीन है, मेरा शरीर दोपहर के बाद साथ छोड़ देता है। अब नहीं होता मुझसे। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है, लेकिन तुम्हें ये भी सोचना चाहिए कि घर पर भी अनाज खत्म होने को है। तुम्हें कोई और धंधा शुरू करना चाहिए जिसमें इतनी आमदन नहीं हो जाए कि हम दोनों को 2 वक्त की रोटी पेट भरकर मिल सके। लेकिन नीरा, दूसरा धंधा या व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। निराश मत हो, तुम साहूकार के पास जाओ। हमारे गांव का साहूकार बहुत अच्छा है। वो लोगों को कर्ज देता है और ब्याज भी बहुत कम लेता है, और ज्यादा सख्ती से वसूली भी नहीं करता। ये सुनकर वीर की आंखों में चमक आ गई। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। मैं जाता हूँ। अगले दिन वीर साहूकार की हवेली पहुंचा और उसे सारी घटना बताते हुए बोला, साहूकार जी, बस इतना कर्ज दे दीजिए कि मैं कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर सकूं, और जैसे ही मुनाफा होगा सबसे पहले मैं आपका कर्जा ब्याज सहित लौटा दूंगा। बस थोड़ा सा दे दीजिए। हाँ भाई, पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा वीर, लेकिन ध्यान रखना,
सही समय पर मुझे मेरे पैसे लौटा देना। मैं वैसे तो ब्याज वसूली में सख्ती नहीं करता हूं, पर क्या करूं, अगर मैं सबको ऐसे ही पैसे देता फिरूंगा तो तुम भी समझ सकते हो ना भाई। ठीक है, मैं आपके पैसे ब्याज सहित समय पर लौटा दूंगा। साहूकार ने उसे 10 मुद्राएं दे दी। वीर घर लौटा और नीरा से बोला, क्या हुआ, आ गए आप? पैसे मिले या नहीं? हाँ, मैं कल कमलपुर गांव जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहां खिलौने बड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। अब क्या है, इन 10 मुद्राओं से कुछ खिलौने खरीदूंगा और दूसरे गांव में ले जाकर बेचूंगा। देखना, कुछ न कुछ बढ़िया आमदनी हो ही जाएगी। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगले दिन वीर कमलपुर गांव जाने के लिए निकल पड़ता है। कमलपुर गांव पहुंचकर वो बाजार में इधर-उधर घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक बैल पर पड़ी। एक व्यक्ति उसे बुरी तरह पीट रहा था। बैल की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अरे ओ भैया, क्यों इतनी बेदर्दी से इस बैल को पीट रहे हो? क्या हो गया? अरे क्यों पीट रहा हूँ? तुम्हें पता भी है, मैंने इस बैल को जंगल से किसी आदमी से अच्छे दामों पर खरीदा था। सोचा था कि ये खेत में काम करेगा, लेकिन जब भी काम करने की बारी आती है तो बस ये अपनी जगह से हिलता तक नहीं, ऊपर से सारा चारा भी खा जाता है। अरे इसे खरीद कर तो मुझे सिर्फ नुकसान हुआ है, इसीलिए मैं इस पर अपना गुस्सा उतार रहा हूँ। ओ भैया, रुको रुको, अगर ऐसी बात है तो ये बैल हमें दे दो। अरे मुफ्त में बैल भी दे दूं और नुकसान भी सहूं? अरे मैंने इसे मुफ्त में नहीं खरीदा है। अगर तुम्हें इतना ही अच्छा लग रहा है तो लाओ, मुझे 10 मुद्राएं दे दे। वीर गहरी सोच में डूब गया। उसने बैल की ओर देखा। बैल की आंखों में मानो आशा झलक रही थी। कुछ देर सोचने के बाद वीर ने 10 मुद्राएं उस व्यक्ति को दे दी। मेरे पास केवल 10 मुद्राएं ही हैं। मैं यहाँ खिलौने खरीदने आया था। एक बात कहूं भैया, बुरा मत मानना, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं देखा। इस बैल को खरीदकर तुमने घाटे का सौदा किया है, लेकिन मेरी बला तो टल गई। ले जाओ, इस मुसीबत को अपने घर ले जाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला जाता है। वीर बैल को लेकर घर आया और नीरा को बुलाते हुए बोला, नीरा, अरे ओ नीरा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, जल्दी बाहर आओ। अरे क्या हुआ जी, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? आ रही हूँ। अरे क्या आप बैल कहाँ से लेके आए? आप तो खिलौने लेने गए थे। फिर वीर ने बैल के बारे में सारी बात नीरा को बताई, किस तरह उसने उस व्यक्ति से बैल को खरीदा। हे भगवान, मैंने तुमसे बड़ा मूर्ख इंसान नहीं देखा। अरे 10 मुद्राएं तुमने इस निकम्मे बैल को खरीदने में व्यर्थ कर दी। एक बैल से भला हमें क्या फायदा होगा, जबकि उसके मालिक ने ही बता दिया था कि ये काम नहीं करता। अरे नीरा, वो इसको बुरी तरह से पीट रहा था। बेचारी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे दया आ गई, इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं सका और इसको ले आया। तो अब इसका क्या करोगे? अचार डालोगे? अरे भाई, जो काम नफरत से नहीं हो सकता वो प्रेम से हो सकता है। चिंता ना करो, कल मैं इसे अपने बंजर खेत में ले जाऊंगा और इसकी मदद से अनाज उगाने का प्रयास करूंगा। नीरा और भी क्रोधित हो गई। आखिर घूम फिरकर तुम वहीं पहुंच गए। जैसी इच्छा वैसा करो, पर मुझे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, घर पर केवल कल तक का अनाज बचा है। इतना कहकर नीरा गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन वीर बैल को लेकर बंजर खेत में जा पहुंचा और उसके बाद वीर ने बैल से कहा, अब ठीक लग रहा है ना? अच्छा देखो, मैं तुम्हें भोला कहकर पुकारूंगा। देखो भोला, जिन 10 मुद्राओं से मैंने तुम्हें खरीदा था वो तो मैंने कर्ज में ली थी, इसीलिए तुम मेरी मदद जरूर करना, ठीक है? चलो। वीर ने बैल को हल में जोतने का प्रयास किया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला तक नहीं। अरे आखिरकार तुझे हो क्या गया है? तू अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहा है? चल भाई चल। वीर ने दिन भर कोशिश की, लेकिन बैल ने कोई काम नहीं किया। वीर को थक हार कर वो बैल को घर ले आया। घर पर वीर का उतरा हुआ चेहरा देखकर नीरा ने गुस्से से कहा, क्या हुआ? तुम्हारे इस बैल ने तुम्हारा पूरा खेत जोत डाला। चेहरा तो बिल्कुल बुझा हुआ लग रहा है। वीर कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अगले दिन भी वीर बैल को खेत में ले गया, लेकिन बैल अपनी जगह से हिला ही नहीं। अरे भाई, आज तो थोड़ा चल दे। सुबह से शाम हो जाती है। पूरा दिन बैल एक जगह से हिलता नहीं है। थक हार कर वीर बैल को लेकर घर लौटता है। आज सुबह से मैं भूखी हूँ, घर का अनाज खत्म हो गया है। अब बताओ क्या करूँ?
क्या तुम्हारे भाई के सामने हाथ फैलाऊं? वही भाई जिन्होंने हमें धोखा देकर सब कुछ छीन लिया। वीर की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। वो बाहर आंगन में बैल के पास बैठ गया और देर तक रोता रहा। आधी रात हो चुकी थी। अचानक बैल ने वीर की ओर देखकर बोला, मुझे तुम्हारी हालत पर बहुत तरस आ रहा है वीर। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वीर ये सुनकर चौंक गया। अरे हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक बैल मनुष्य की भाषा में बात कर रहा है। हे भाई, कौन हो तुम? घबराओ मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूँगा। ये मत पूछो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, बस ये समझो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वीर का डर थोड़ा कम हुआ। उसने तुरंत नीरा को बुलाया और सारी घटना बताई। हे भगवान, ये बैल मनुष्य की तरह बोल रहा है। वीर, इसे वापस वहीं छोड़ाओ जहाँ से तुम इसे लाई थे। अरे भगवान के लिए ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा पुराना मालिक मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। बहुत तेज मारता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम हमारी मदद कैसे कर सकते हो? मैं एक ऐसे जंगल का पता जानता हूँ जहाँ जादुई बीज मिलते हैं। अगर तुम उन्हें अपने बंजर जमीन में बो दोगी तो फिर उसका चमत्कार देखना। वीर ने नीरा की ओर देखा। एक बार इसकी बात मानने में क्या हर्ज है? हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। हाँ तो ठीक है, फिर मेरी रस्सी खोल दो। वीर ने बैल की रस्सी खोल दी। बैल जंगल की ओर दौड़ पड़ा। वीर और नीरा भी उसके पीछे दौड़ने लगे। कुछ देर बाद भोला जंगल में बने एक खंडहर के सामने रुक गया और वीर से बोला, चलो मेरे साथ, तुम्हें जादुई बीज यही खंडहर के अंदर मिलेगा। वीर और नीरा बैल के साथ खंडहर के अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर वीर ने देखा कि जमीन पर बहुत से बीज बिखरे पड़े थे। अरे बाप रे, ये क्या? इतने सारे जादुई बीज, ये सब क्या है? वीर देखो, ये बीज रंग बिरंगी किरणों से जगमगा भी रहे हैं। इनमें से कुछ बीज उठा लो और फिर उनका चमत्कार देखना। तभी नीरा की नजर एक बड़े पौधे पर पड़ी जो शुद्ध सोने का बना हुआ था और उस पर हीरों से बने बीज उग रहे थे। ये तो बड़ा ही विचित्र पौधा है। हाँ, इसका भी एक रहस्य है, लेकिन वो रहस्य अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सही समय आने पर सब बताऊंगा। वीर ने कुछ बीज उठाए, फिर वो नीरा और भोला के साथ घर लौट आया। अब तुम आज रात ही इन बीजों को अपने बंजर जमीन पर बो दो। ठीक है, चलो अभी चलते हैं। वीर, नीरा और भोला खेत में पहुंचे। वीर ने उन बीजों को अपनी जमीन में बो दिया। जी, आपने तो सभी बीज बो दिए। चलो, हमारा काम तो हो गया। अब घर चलो, सुबह इसका चमत्कार देखना। वीर, नीरा और भोला घर लौट आए। अगली सुबह वीर और नीरा खेत पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर दोनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे नीरा, हमारा बंजर खेत तो हरा भरा हो गया। मुझे माफ कर दो। जब तुम बैल को लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। अरे क्या नीरा, तुमने जो भी कहा वो हमारे अच्छे के लिए ही था ना। चलो अब छोड़ो ये सब बातें, अब तो खुशी का समय है। हाँ, आपने सही कहा। देखो नीरा, ये फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है। चलो इसको काट लेते हैं और बेच देते हैं। वीर और नीरा ने मिलकर मेहनत से फसल काटनी शुरू कर दी। इसी दौरान वीर का बड़ा भाई राघव वहां आ गया। वीर, ये क्या है भाई? कल तक तो ये खेत बंजर था और आज इस पर लहलहाती फसल खड़ी है। वीर कुछ कहने ही वाला था कि नीरा ने तुरंत उसे रोक दिया और बोली, ये सब ईश्वर की कृपा है जेठ जी। राघव कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। वीर ने फसल को अच्छे दामों पर बेचा और बहुत सारा धन नीरा के हाथों पर रख दिया। नीरा ये देखकर प्रसन्न हो गई। पूरे गांव में हंगामा मच गया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक ही रात में खेत में फसल उगाई। हाँ, जब बड़े भैया पूछ रहे थे तो मैं सच बताने ही वाला था। अपने बड़े भाई को इस जादुई बैल के बारे में मत बताना, नहीं तो वो इसे भी छीनने का प्रयास करेंगे। तुम सही कह रही हो नीरा। समय इसी तरह बीतने लगा। अब वीर हर महीने भोला के साथ जादुई जंगल जाता, वहां से जादुई बीज लाता और अपनी बंजर जमीन पर बो देता। अगले ही दिन उसके खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो जाती। देखते ही देखते वीर के दिन बदल गए और वो धनवान हो गया।
यही बात उसके बड़े भाई राघव को बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बंजर जमीन पर वीर कैसे एक ही रात में अनाज उगा सकता है? ये क्या चक्कर है भाई? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई के हाथ कोई जादुई शक्ति लग गई है। तुम्हें उस पर नजर रखनी चाहिए। अगर उसके पास सच में कोई चमत्कारिक वस्तु है तो वो हमारे पास होनी चाहिए। हाँ, सही कह रही हो तुम। आज से मैं वीर पर गहरी नजर रखूंगा। नीरा, तुम चिंता मत करो। चलो हम वैद्य जी के पास जाते हैं। अभी तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। एक दिन अचानक नीरा की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। वीर उसे लेकर एक वैद्य के पास गया। तुम्हारी पत्नी वीर बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रही है। देखो, माफ करना, लेकिन इसका इलाज इस संसार में नहीं है। अब समझ के चलो कि बस वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। ऐसी बातें मत करिए वैद्य जी। शांत हो जाओ। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुम अपनी पत्नी को घर ले जाओ। वीर टूटा हुआ मन लिए नीरा को वापस घर ले आया और बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी भोला वहां आ गया। क्यों रो रहे हो वीर? वीर ने सारी घटना भोला को बता दी। और लगता है कि परीक्षा का समय आ गया है। कैसी परीक्षा? कुछ देर बाद पता चल जाएगा। अपनी पत्नी को साथ लेकर मेरे साथ जंगल चलो। लेकिन वहां तो जादुई बीज है। हाँ, उन जादुई बीजों में से एक बीज ऐसा भी है जिसे यदि किसी रोगी को खिलाया जाए तो वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। चलो मेरे साथ। वीर अपनी पत्नी नीरा को लेकर भोला के साथ जंगल की ओर चल पड़ा, मगर उसे पता नहीं था कि ये सब दृश्य उसका बड़ा भाई राघव दूर से देख रहा है। राघव तुरंत भागता हुआ अपनी पत्नी कविता के पास जा पहुंचा और सारी घटना उसे बता दी। इसका मतलब अब तक जो कुछ भी चमत्कार हो रहा था वो सब जादुई बीजों की वजह से था। चलो हम दोनों उनका पीछा करते हैं। हाँ, जल्दी चलो। राघव और कविता चुपके चुपके वीर और भोला का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद वीर और नीरा खंडहर के अंदर पहुंचे। वहां पर विशेष प्रकार के बीज उग रहे थे। वो वहां देखो वीर, तुम्हें वो पौधा दिख रहा है ना? हाँ, अरे ये तो सोने का पौधा है जिस पर हीरो के बीज लगे हुए हैं। हाँ, उसे ध्यान से देखो। उस हीरो के बीच तुम्हें एक साधारण बीज दिखाई देगा। हाँ, इसमें सचमुच एक साधारण बीज भी है। हाँ, बस अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम इन हीरों के बीज को अपने खेत में बोओगे तो अगले दिन तुम्हारे खेत में अनगिनत कीमती हीरे उगेंगे और तुम संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन अगर तुम इसके विपरीत उस साधारण बीज को चुनते हो और अपनी पत्नी को खिला देते हो तो वो रोग मुक्त हो जाएगी, पर उसके बाद तुम इन हीरों के बीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि इन जादुई बीजों को जो तुम बोते आए हो इनका भी उपयोग नहीं कर पाओगे। वीर ये सुनकर चौंक गया और गहरी सोच में डूब गया। जब मेरी पत्नी नहीं रहेगी तो ढेर सारा धन, अनाज, वैभव, दौलत, ये सब मेरे किस काम का? मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं अपनी पत्नी को स्वस्थ देखना चाहता हूँ। वीर साधारण बीज की ओर बढ़ा ही था कि तभी राघव और कविता हाथों में तलवार लिए वहां आ पहुंचे। भैया, आप यहाँ पर? अरे वीर, मैं तेरी और बैल की सारी बातचीत सुन चुका हूँ। उस जादुई बीज को चुपचाप फेंक दे। अगर तूने इसे नीरा को खिला दिया तो सारे जादुई बीज हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे और ये मैं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे सारे के सारे जादुई बीज चाहिए। भैया, मेरी पत्नी कुछ दिनों की मेहमान है। क्या आप चाहते हैं कि वो मुझे छोड़कर चली जाए? बताइए भला। मुझे क्या मतलब तेरी पत्नी से? मुझे धन चाहिए, धन, इंसान नहीं। अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया ना, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा तलवार से। चल हट पीछे। भैया, क्या आप धन के लिए मुझको भी मार देंगे? हाँ, मैं तुझे भी मार दूंगा। इतना बोलकर राघव कविता से बोला, चलो कविता, इससे पहले कि ये मूर्ख कोई मूर्खतापूर्ण काम करे, हम सोने के पौधे के सारे बीज उखाड़ लेते हैं। कल सुबह हमारे खेत में हीरे ही हीरे नजर आएंगे और हम इस संसार के सबसे धनी व्यक्ति बन जाएंगे। चलो चलो। जैसे ही दोनों पौधों को स्पर्श करते हैं, अचानक एक तेज रोशनी होती है और उनके शरीर जलने लगते हैं। अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे भैया और भाभी जल रहे हैं। इन्हें बचाओ।
कुछ देर में राघव और कविता जलकर राख हो जाते हैं। तभी वहां एक साधु प्रकट होते हैं। ये संभव नहीं है वीर। इस जादुई पौधे ने इन दोनों का अंजाम यही चुना है। इन्होंने लालच और बुरी नीयत से इस पौधे को स्पर्श किया और इनका अंत यही होना था। वीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वीर ने कांपते हुए बीज अपनी पत्नी नीरा को खिला दिया। मुझे अब बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अचानक एक और तेज रोशनी होती है और भोला एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है। ये क्या, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब क्या हो रहा है। कुछ समय पहले मैंने तपस्या करके बड़ी मुश्किल से इन जादुई बीजों को इस जंगल में उगाया था। मेरा उद्देश्य था कि इन बीजों के जरिए मानवता की भलाई की जा सके, सूखाग्रस्त इलाकों की मदद हो सके। लेकिन इसी रहस्य का पता राज्य के राजकुमार आर्यन को चल गया। वो एक लालची और घमंडी राजकुमार था। मैंने उसे चेतावनी दी थी कि इन बीजों को लालच से मत छूना, लेकिन वो नहीं माना। उसने सीधे सोने के पौधों को हाथ लगा दिया जिस पर हीरे के बीज लटक रहे थे, और तुरंत वो एक बैल में परिवर्तित हो गया। उस दिन जादुई पौधे ने उसे श्राप दिया कि तुम बैल के रूप में रहोगे, लेकिन चाहकर भी बैल जैसा काम नहीं कर पाओगे। तुम्हारे मालिक तुम्हें बेचेंगे। जब कोई सच्ची मन वाला मनुष्य तुम्हें खरीदेगा और तुम्हारा रहस्य जानेगा, और फिर भी अगर वो धन की बजाय अपने परिवार को चुनेगा, तभी तुम श्राप से मुक्त हो पाओगे। वीर, तुम्हारी वजह से आज मैं इस श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। वीर की आंखें भर आती हैं। तुम्हारे भाई और भाभी ने लालच से उस पौधे को छुआ, इसीलिए उन्हें उसकी सजा मिली। अब ये बीज तुम्हारे हैं वीर, जितने चाहे उतने ले जाओ। साधु महाराज, मुझे इन जादुई बीजों की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरी बंजर जमीन फिर से उपजाऊ हो जाए। मैं किसान हूँ और अपनी मेहनत से फसल उगाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। साधु मुस्कुराते हैं और एक साधारण बीज वीर को दे देते हैं। इसे अपने खेतों में बो देना, तुम्हारा खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इस स्थान का रहस्य किसी को मत बताना। इसके बाद वीर अपनी पत्नी नीरा के साथ गांव वापस आ जाता है और वीर और नीरा एक साथ खुशी से रहने लगते हैं।